आज हम प्राचीन भारत पर हुए विदेशी हमलों की कहानी की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से, जो उस दौर में भारत का दरवाजा भी थी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। हाँ, दरवाजा और कमजोरी दोनों। तो मेरा पहला सवाल यही है कि ये सारे शुरुआती हमले उत्तर पश्चिम से ही क्यों हुए? मतलब क्या भारत के बाकी हिस्से इतने ज्यादा मजबूत थे? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब 3 हिस्सों में छुपा है। पहला और सबसे बड़ा कारण है भारत का भूगोल। भूगोल। हाँ, आप सोचिए, उत्तर में हिमालय की ऐसी दीवार है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। दक्षिण में विशाल समुद्र है, तो अगर किसी को जमीन के रास्ते भारत आना है तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता उत्तर पश्चिम से ही था। बिल्कुल। खैबर दर्रे जैसे रास्ते थे जो एक तरह से मतलब नेचुरल हाईवे थे हमलावरों के लिए। ठीक है, तो रास्ता तो था, लेकिन उस रास्ते पर कोई रोकने वाला भी तो होना चाहिए था। और यहीं पर दूसरा कारण सामने आता है, राजनीतिक बिखराव। जिस समय पूर्वी भारत में मगध जैसा एक मजबूत सेंट्रलाइज साम्राज्य था, एकदम शक्तिशाली केंद्र। हाँ, उस समय उत्तर पश्चिमी भारत छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों का मतलब एक छिथड़ा था। गांधार, कंबोज जैसे राज्य एक दूसरे से ही लड़ने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कभी एक होकर बड़ी तस्वीर देखी ही नहीं। लेकिन क्या इन छोटे राज्यों को सच में ये खतरा महसूस नहीं हो रहा था, या वो कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी थे? ये आत्मविश्वास से ज्यादा अदूरदर्शिता थी। और यही हमारा तीसरा कारण है, मजबूत लीडरशिप की कमी। कोई ऐसा नेता ही नहीं था जो इन सबको एक झंडे के नीचे लाकर एक मजबूत रक्षा दीवार बना सकता। सब अपनी छोटी सी रियासत को ही अपनी दुनिया समझते थे। सही कहा। और इसी फूट का फायदा उठाने के लिए विदेशी ताकतें तैयार बैठी थीं। तो एक तरफ इतना अमीर इलाका, लेकिन उसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं। बिल्कुल ये तो एक खुली तिजोरी को दावत देने जैसा था। बिल्कुल। और सबसे पहली नजर पड़ी पड़ोसी ईरान के हखामनी वंश की। इस वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय ने कोशिश तो की, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि वो नाकाम रहा। अच्छा, तो पहली कोशिश नाकाम रही थी। हाँ, उसे भारत की सीमाओं से ही लौटना पड़ा। पर ईरानियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो पहली कामयाबी किसे मिली? पहली असली कामयाबी मिली 516 ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम को। वो अखामनी वंश का एक बहुत ताकतवर शासक था। उसने इस बिखराव का पूरा फायदा उठाया और एक एक करके गांधार और कंबोज जैसे इलाकों को जीत लिया। और ये सिर्फ लूटपाट करके वापस चले जाने जैसा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। डेरियस ने जीते हुए भारतीय इलाकों को ईरान का 20वां प्रांत बनाया, जिसे वो सत्रपी कहते थे। 20वां प्रांत। और यहीं से हमें उस दौर के भारत की दौलत का वो सबूत मिलता है जो मतलब हैरान कर देने वाला है। हाँ, वो 360 टैलेंट सोने वाली बात। हाँ, बताइए उसके बारे में। हमारे स्रोत, खासकर यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस, बताते हैं कि इस अकेले 20वें प्रांत से ईरान को हर साल 360 टैलेंट सोने की धूल टैक्स के रूप में मिलती थी। 360 टैलेंट? जी। और अगर इसकी तुलना करें तो ये ईरान के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 हिस्सा थी। 1/3? सिर्फ एक प्रांत से? ये तो दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब भारत पर कब्जा करना सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बल्कि एक जबरदस्त इकोनॉमिक फैसला भी था। आपने एकदम सही समझा। इस खबर ने भारत को दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक खजाने के रूप में मशहूर कर दिया। ये भारत के सोने की चिड़िया होने का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सबूत था। तो ये ईरानी असर भारत पर करीब 200 साल तक रहा। इतने लंबे वक्त का क्या नतीजा निकला? कुछ सांस्कृतिक असर भी हुआ होगा? असर काफी गहरा था। व्यापार तो बड़ा ही, लेकिन उससे भी बड़ा असर पड़ा एक नई लिपि का जन्म। भारत के उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, जो ईरानी अरामाइक लिपि से ही निकली थी। अच्छा, और इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उर्दू की तरह। अशोक के कुछ शिलालेख भी हमें इसी लिपि में मिलते हैं। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। ईरान के इस हखामनी वंश को किसने खत्म किया? इसे खत्म किया एक नई और तूफानी ताकत ने, यूनान के सिकंदर ने। उसने जब ईरान के आखिरी शासक डेरियस तृतीय को हराया, तो भारत से ईरानी कब्जा भी अपने आप खत्म हो गया। और यहीं से भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नया और बहुत नाटकीय अध्याय शुरू हुआ। हाँ, सिकंदर का अध्याय। सिकंदर, ये नाम सुनते ही एक विश्व विजेता की तस्वीर दिमाग में आती है। कौन था ये? कहाँ से आया था? स्रोत उसकी पूरी कुंडली बताते हैं। जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया यानी यूनान में।
पिता का नाम फिलिप, जो खुद एक काबिल राजा थे। और सिर्फ 20 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठ गया। हाँ, पिता की मौत के बाद। उसकी पत्नी का नाम रेक्सोना था और उसका एक बहुत प्यारा घोड़ा था बुसेफेलिस, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के किनारे एक शहर भी बसाया। रुकिए 1 मिनट, उसके गुरु का नाम अरस्तु था। वही अरस्तु, दर्शन शास्त्र के पितामह। जी वही। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा विजेता, दुनिया के सबसे बड़े विचारक से सीख रहा था। ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। और अरस्तु की शिक्षा का सिकंदर पर बहुत गहरा असर था। तो यही विश्व विजय का सपना लिए सिकंदर ईरान को रौंदता हुआ भारत की सीमा पर आ पहुंचा, उसी उत्तर पश्चिमी रास्ते से। तो इस विश्व विजेता का स्वागत भारत ने कैसे किया? जबरदस्त लड़ाई से? लड़ाई से नहीं, बल्कि एक शर्मनाक समर्पण से। यही कहानी का वो पन्ना आता है जो भारतीय इतिहास में हमेशा एक दाग की तरह देखा गया है। आप तक्षशिला के राजा आम्भी की बात कर रहे हैं? हाँ, आम्भी। वो एक घमंडी लेकिन डरपोक राजा था। उसकी अपने पड़ोसी राजा पोरस से पुरानी दुश्मनी थी और उसने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए देश से गद्दारी करना बेहतर समझा। मतलब उसने सिकंदर से लड़ने की बजाय हाथ मिला लिया? सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि सिकंदर के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। ये सिर्फ सरेंडर नहीं था, ये देशद्रोह था। आम्बी ने आगे पोरस पर हमला करने के लिए सिकंदर को रसद दी, सैनिक दिए और खुफिया जानकारी भी दी। तो उसने एक विदेशी हमलावर का काम बेहद आसान कर दिया। बहुत ज्यादा आसान कर दिया। लेकिन भारत में हर कोई आम्भी जैसा नहीं था। जल्द ही सिकंदर का सामना एक ऐसे राजा से हुआ जो झुकने को तैयार नहीं था। और यहीं पर होता है इतिहास का मशहूर हाइडिस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में। झेलम का युद्ध। जी, ये झेलम और चिनाब नदियों के बीच लड़ा गया। एक तरफ सिकंदर की विश्व विजेता सेना और दूसरी तरफ पंजाब के राजा पोरस, जिनका भारतीय नाम पुरु था। इस लड़ाई में नदी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, है ना? बहुत बड़ी। ये युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ। इस नदी के कई नाम हैं, वेदों में वितस्ता और यूनानियों के लिए हाइडिस्पीस। और ये एक बहुत भयानक युद्ध था। हाँ, पोरस और उसके 200 युद्धक हाथियों ने यूनानी सेना में कोहराम मचा दिया। यूनानियों ने इससे पहले इतने बड़े जानवरों को लड़ते हुए नहीं देखा था। लेकिन आखिर में सिकंदर जीत गया। हाँ, उसकी बेहतर रणनीति, उसके तेज तर्रार घुड़सवारों और भारी बारिश ने पोरस की हार तय कर दी। पोरस से लड़ने के बाद तो सिकंदर की सेना को लगा होगा कि उन्होंने भारत की सबसे बड़ी चुनौती पार कर ली, लेकिन वो गलत थे, है ना? वो बहुत गलत थे। असली चुनौती तो अब सामने खड़ी थी, मगध का विशाल नंद साम्राज्य। धनानंद का साम्राज्य। हाँ, उस समय मगध पर धनानंद का राज था। वो क्रूर राजा था, लेकिन उसकी फौजी ताकत कल्पना से परे थी। यूनानी लेखकों के अनुसार उसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और करीब 6,000 युद्धक हाथी थे। 6,000 हाथी? पोरस के 200 हाथियों ने ही उनकी हालत खराब कर दी थी। ये सुनकर तो यूनानी सैनिकों के होश उड़ गए होंगे। होश उड़ गए थे। वो पहले से ही लड़ लड़ के थक चुके थे। घर की याद आ रही थी और अब उन्हें एक ऐसी सेना से लड़ने के लिए कहा जा रहा था जो उनकी सेना से कई गुना बड़ी थी। उनके मन में खौफ बैठ गया था। और इस खौफ और अनिश्चितता के माहौल में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, चाणक्य। बिल्कुल। चाणक्य, जो तक्षशिला के आचार्य थे, देश पर आए इस संकट को देख रहे थे। वो मदद मांगने धनानंद के पास भी गए थे, लेकिन उस घमंडी राजा ने उनका अपमान करके दरबार से निकाल दिया था। और तभी उन्होंने कसम खाई थी कि वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ देंगे। जी, लेकिन पहले उन्हें सिकंदर को रोकना था और इसके लिए उन्होंने तलवार का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध वाली बात बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने डरी हुई यूनानी सैनिकों के डर को ही अपना हथियार बनाया। पहली चीज, उन्होंने यूनानी सैनिकों के कैंप में ये अफवाह फैला दी कि भारत देवताओं की भूमि है और जो भी व्यास नदी को पार करेगा उस पर देवताओं का कहर टूटेगा और उसकी मौत हो जाएगी। और दूसरी कहानी तो और भी खतरनाक है, जहर वाली। हाँ, एक कहानी ये भी है कि उन्होंने सिर्फ अफवाहें ही नहीं फैलाई, बल्कि गुप्त रूप से सैनिकों के खाने पीने की चीजों में बहुत थोड़ी मात्रा में जहर मिलवाना शुरू कर दिया। क्या सच में? कहना मुश्किल है ये कितना सच है, लेकिन ये चाणक्य की उस छवि को दिखाता है जहां लक्ष्य के लिए कोई भी तरीका गलत नहीं था। और इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त हुआ। जब सैनिक बिना किसी वजह के बीमार पड़ने लगे, मरने लगे, तो अफवाहें सच लगने लगी। उन्हें यकीन हो गया कि व्यास नदी को पार करने का ख्याल ही देवताओं को नाराज कर रहा है। तो मगध की विशाल सेना का डर, थकान, बीमारी और अब ये दैवी प्रकोप का डर, सब एक साथ। हाँ, इन सब ने मिलकर उनकी हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी। और नतीजा ये हुआ कि जिस सेना ने आधी दुनिया जीत ली थी,
उसने अपने ही राजा के सामने हथियार डाल दिए। सही कहा। वो व्यास नदी के किनारे आकर रुक गए। इस नदी का यूनानी नाम हाइफेसिस है। सिकंदर ने उन्हें बहुत समझाया, बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन सैनिक टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जी, और विश्व विजेता को भारत से लौटना पड़ा। उसका सपना भारत की एक नदी के किनारे टूट गया। ये इतिहास का एक अनोखा पल था। हाँ, जहां एक सेना युद्ध में हारे बिना ही हार गई। सिकंदर भारत में करीब 19 महीने रहा और आखिरकार उसे निराश होकर वापस लौटने का आदेश देना पड़ा। उसकी वापसी और अंत कैसे हुआ? वापस जाते हुए उसने जीते हुए भारतीय इलाकों का गवर्नर अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति सेल्यूकस निकेटर को बनाया। अपनी जल सेना का प्रमुख नेआयार्कस को बनाया। लेकिन वो खुद यूनान नहीं पहुंच पाया। नहीं, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन यानी आज के इराक में तेज बुखार की वजह से सिर्फ 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अगर हम इन सारे हमलों का विश्लेषण करें तो भारत पर इनका क्या असर पड़ा? क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना था जो आकर चला गया? नहीं, ये एक ऐसा सपना था जिसने भारत को जगा दिया। इसके बहुत गहरे और दूरगामी असर हुए। सबसे बड़ा असर था राजनीतिक। राजनीतिक? वो कैसे? इन हमलों ने छोटे छोटे राज्यों की कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया। सबको समझ आ गया कि एकता में ही शक्ति है। इसी सोच ने भविष्य में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के लिए एक अखंड भारत की नींव रखी। हर शैली का जन्म हुआ। ये बहुत ही अनूठी थी। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनती थीं, जो एक भारतीय विषय था, लेकिन उन्हें बनाने का तरीका यूनानी था। जैसे वो घुंघराले बाल और कपड़ों की सिलवटें। बिल्कुल ऐसा था मानो बुद्ध की आत्मा को एक ग्रीक शरीर मिल गया हो। और भारतीयों ने यूनानियों से सिक्के डालने की कला सीखी, जिन्हें उलूक शैली के सिक्के कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात, भारत और यूरोप के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। जी, जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से, जिसने आने वाली सदियों तक व्यापार और संस्कृति के लेनदेन को बढ़ावा दिया।